मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सीए मयूर राजपूत और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे आज के इस नए वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। मगर आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। आज मैं जिन नोट से पढ़ाने वाला हूं उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर उन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई किन किन चीजों पर होता है। इट इज एप्लीकेबल टू प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स एक्सेप्ट दोस रिजल्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैरिड एट फेयर वैल्यू। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग से इंडेक्स प्रिस्क्राइब किया गया है और उसकी अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स उस इंडेक्स के हिसाब से गवर्न होती हैं। सेकंड, those resulting from executory contracts except onerous contract। यहां हमें दो चीजें समझने की जरूरत है। पहला, executory contract। executory contract are those contract where neither of the parties have performed their obligations or both the parties have partially performed their obligations to an equal extent। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता। Onerous contract. Onerous contract is a contract where unavoidable costs of meeting the obligations exceed the economic benefits expected to be received under the contract। For example, एक कॉन्ट्रैक्टर एक घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है फॉर अ लम सम अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज विथ मटेरियल। उस कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन और है, यदि कंस्ट्रक्शन के दौरान मटेरियल के प्राइस में कुछ हाइक होता है तो दैट विल बी बोर्न बाय द कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ। जब कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन चालू करता है और धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता है तो कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट पहुंच जाती है 1,05,000 रुपए तक, जबकि उसे जो रेवेन्यू मिलने वाला है इस कॉन्ट्रैक्ट से वो है सिर्फ 1 लाख रुपीस। तो यहां पर कॉस्ट एक्सपेक्टेड बेनिफिट से एक्सीड हो गई। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। थर्ड, इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद देयर पॉलिसी होल्डर्स। एंड लास्ट, any other provisions, contingent liabilities or contingent assets which are covered by any other AS, they would be governed by that AS। Now we would understand the three important terms of this accounting standard: provision, contingent liability and contingent asset। मगर इन्हें समझने से पहले हमें दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। What is a present obligation and what is a possible obligation। तो दोस्तों, present obligation is an obligation if based on the evidence available its existence at the balance sheet date is considered probable। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, सो दैट इज अवर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्योंकि हमने उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया है तो हमारी लाइबिलिटी बनती है उसको पे करने की। एंड नेक्स्ट, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। An obligation is a possible obligation if, based on the evidence available, its existence at the balance sheet date is considered not probable। For suppose आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसमें आपको कुछ पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती हैं, मगर वो पेनल्टी जो आपको पे करनी है वो तभी डिसाइड होगी जब उस कोर्ट केस का डिसीजन आएगा। सो इस टाइप की ऑब्लिगेशंस को हम पॉसिबल ऑब्लिगेशन बोलते हैं। नाउ let us get back to what is a provision, contingent liability and contingent asset। Provision is a liability which can be measured only by using a substantial degree of estimation। Liability का मतलब ही यही होता है कि we have a present obligation which will result in an outflow of economic resources। So if we have a reliable estimate of the amount of obligation, we will recognize it as a provision in our books of accounts। Contingent liability is a possible obligation arising from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise। For example, हमारी किसी मशीनरी
या इंडस्ट्रियल प्रोसेस से हजार्डस वेस्ट डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण हमें इन फ्यूचर कोई पेनल्टी लग सकती है. सो these type of events will lead to disclosure as contingent liability. For the second condition of contingent liability, we need to see this flow chart. Is there a present obligation arising from past events? If the answer is yes, we have to see whether it will lead to outflow of economic resources. If the answer is no, disclose it as a contingent liability. But if the answer is yes, we have to see whether there is a reliable estimate of the amount of obligation. If the answer is no, we will disclose it as a contingent liability. But if the answer is yes, all the three conditions of recognition of provision are fulfilled and we would have to recognize this as a provision. Now, let us understand what are contingent assets. Contingent asset is a possible asset that arises from past events, the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पार्टी पर इंफ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट्स का केस किया है एंड इट इज प्रोबेबल कि आप वो केस जीत सकते हैं, एंड इफ यू विन द केस यू माइट गेट सम पेनल्टीज रीइंबर्स्ड. सो ऐसे केस में एन एसेट माइट कम इनटू एन एग्जिस्टेंस और ऐसे ही केसेस को हम एज अ कंटिंजेंट एसेट डिस्क्लोज करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द पॉइंट्स रिगार्डिंग द अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल दीज थ्री. For recognition of provision, you have to refer above three conditions. For measurement, you have to see the following points. Provision is to be recognized based on the best estimate available at balance sheet date. No discounting of provision to be done except decommissioning, restoration and other similar liabilities recognized as cost of PP. We will deal with this point when we study AS 10. अगर आपको लगता है कि किसी एसेट के डिस्पोजल से आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है और मैं प्रोविजन नेट ऑफ प्रॉफिट बना लूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज एज पर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गेन्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड. Reimbursements by other party are only to be considered when it is virtually certain that they will be received on payment of the liability. So, if it is virtually certain that we will receive the reimbursement, we should treat it as a separate asset. But the amount of reimbursement recognized in the books should not exceed the amount of provision. Also, the expense in P&L may be presented as net of reimbursement. But अगर virtually certain नहीं है कि हमें reimbursement receive होगा, so we will not recognize it as an asset and only we will disclose the expected reimbursement amount. Now let's talk about the review part. So we have to review the provision at each balance sheet date and adjust it to reflect the current best estimate, and if appropriate we shall reverse it. Now let's see the two important notes regarding provisions. A provision should be used only for expenditures for which the provision was originally recognized. For example, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए प्रोविजन बनाया है तो आप उसे टेलीफोन बिल के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते. एंड सेकंड, प्रोविजन शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस as they do not meet the definition of liability. Now let's talk about contingent liabilities and contingent assets. Contingent liabilities are not to be recognized. Only disclosure is required in notes to accounts. And regarding the review part, contingent liabilities should be assessed continuously to determine whether economic resources outflow is probable. If the outflow is probable, we should recognize the contingent liability as provision. Contingent assets. Similarly, we should not recognize contingent assets. Only a disclosure is required in the report of approving authority when an inflow of economic benefits is probable. And regarding the review part, it should be assessed continuously and
When the inflow will arise, the related asset and related income are recognized. So guys, that was all about accounting standard 29. I hope you all like today's video. अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा. Also, don't forget to like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon so that you get an alert every time I upload a video. To know more about my channel, watch my channel's intro video and also follow me on all my social links to stay updated regarding all my video content. I have given all those links in this video's description. Stay safe, stay healthy and thank you for watching this video.